So good morning dear students, Jai Narayan. So in this video today we are going to study about the atomic radius. This is our new topic. So first thing comes, what is atomic radius? So simply we can draw a diagram to understand how we are going to calculate the atomic radius. Suppose this is a nucleus and here is the electron which is revolving in the outermost boundary or cell. So as we know that electron is now a wave, so that means electron will be traveling like this in the outermost orbit. Is it clear? As electron is a wave, so that simply means that boundary of atom is not defined. बेटा यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो बाउंड्री है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा, हमें नहीं एग्जैक्टली पता, वो तो वेव है। वेव क्या होती है? वो कहीं पे भी हो सकती है, मतलब होगी इसी एरिया में, बट वो कहीं पे भी एट एन इंस्टेंस ऑफ पॉइंट हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ में आई। अब यहाँ से दिस फ्रॉम दिस पॉइंट न्यूक्लियस टू दिस आउटर मोस्ट, यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन सपोज होगा, बट अब यहीं पे हो ये एग्जैक्ट नहीं पता, हो सकता है वो इस पॉइंट पे हो, थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस हो सकते हैं। सो जब इस तरीके के केसेस अराइज होने लगे तो इनको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, जैसे कि हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एटॉमिक रेडियस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस। जो सबसे बाहरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो वो हमारा एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर देगा। तो ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। पहले हम लोग एटम को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोलते थे, बट जब हायर स्टडीज़ हम करने लगे तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल ना होके वो क्या हो गया, वेव हो गया है। तो वेव तो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है, दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हम एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे बॉन्डेड स्टेट में। बॉन्डेड स्टेट समझ रहे हैं? जब एक एटम किसी दूसरे एटम से कोई ना कोई बॉन्ड से, किसी ना किसी बॉन्ड से जब अटैच होगा। और कितने टाइप के बॉन्ड्स बना सकता है एटम, चलिए फर्स्ट हम उसको बात कर लेते हैं। पहला कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है दो एटम के बीच। सेकंड वंडर वॉल रेडियस हो सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड की जगह अगर हम रेडियस लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, तो कोवैलेंट रेडियस हो सकता है, वंडर वॉल रेडियस हो सकता है। थर्ड आपका मेटालिक रेडियस हो सकता है बेटा। एंड फोर्थ आयनिक रेडियस, दैट मीन्स कोवैलेंट रेडियस, वंडर वॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। ये चार तरीके के एटॉमिक रेडियस बन सकते हैं। तो ये चारों का अब हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, समझिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले से, दैट इज कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट बॉन्ड तो आपने पढ़ा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही कोवैलेंट रेडियस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये आपका एक एटम है और ये एक दूसरा एटम है। अब ये जो बीच का पार्ट यहाँ देखिए, दोनों में ओवरलैपिंग हो गई है, ठीक है, इसको छोड़िए। अब इसके न्यूक्लियस के सेंटर से इसके न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वही तो इसका रेडियस होगा, और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ ए, बिकॉज ये ए का एटम है और ये भी ए का ही एटम, मतलब सेम एटम के दो टू मैंने ले लिए। डी ऑफ ए, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डी ऑफ ए, या 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस है। दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, आर ऑफ कोवैलेंट। कोवैलेंट का हम निकाल रहे हैं, आर मतलब रेडियस ऑफ कोवैलेंट, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्या आ गया, कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड करने का तरीका मुझे मिल गया। अब इसी को, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसी को हम एक और नाम से कह सकते हैं, दैट इज बॉन्ड लेंथ। इसको बॉन्ड लेंथ भी बोला जाता है। क्लियर है बेटा?
समझ रहे हैं ना, बॉन्ड लेंथ भी इसी को बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसमें भी दो केस अराइव होते हैं। पहला, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों बॉन्ड के बीच की सेम हो, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम हो गई तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मतलब जैसे कि हम एक एग्जांपल समझते हैं, कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। इसका अगर हम निकालेंगे एटॉमिक रेडियस तो हम क्या लिखेंगे? सपोज ये एक आइटम है, ए हो गया आपका कार्बन, और ये बी आइटम है, ए एंड बी। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, दैट इज डी ऑफ ए बी। क्या है? डी ऑफ ए बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी ऑफ ए बी हो गई। अगर इसको हम निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू डी ऑफ ए बी, डी ऑफ ए बी। क्लियर है? आप यहाँ समझ सकते हैं इस तरीके से हम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की सेम है तो उसको हम इस तरीके से निकालेंगे। सेम का मतलब है इन सब के ऊपर देखिए एक जैसा ही फोर्स लग रहा होगा। इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन पे कार्बन के द्वारा जो इसके ऊपर पुलिंग एनर्जी लगाई जा रही है ताकि ये बॉन्ड बना रहे, वो सेम है। तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से तो ईजी था। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिफरेंट होती है तो क्या होगा? सेकंड केस हमारा जो आया वो क्या है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इज डिफरेंट, तब बेटा कैसे निकलेगा हमारा एटॉमिक रेडियस? फिर हम दो एटम लेते हैं, सपोज ये ए का है और ये बी का है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है सो दैट वी कुड गेट द एटॉमिक रेडियस। हम लिख सकते हैं डी ऑफ ए बी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है डी ऑफ ए बी। अब एक जो मेन चीज़ है, यहाँ पे ए का एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बड़ा है बी से, यही सबसे मेन पॉइंट है, इसको ही बेटा याद रखिए। ए ज़्यादा तेज अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स को एज़ कम्पेरिजन टू द बी, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन, ए का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बी। अब क्या होगा? डी ऑफ ए बी हम लिख सकते हैं डी ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी माइनस ऑफ 0.9। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आएगा, डी ऑफ ए बी होगा आर रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, माइनस कर दीजिए उसमें से 0.9। या एक और हम लिख सकते हैं डी ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी माइनस 0.9 ब्रैकेट में चाई ए माइनस चाई बी। चाई ए चाई बी क्या है बेटा? यही का रेडियस जो हमारा छोटा सा डिफरेंस आएगा उसमें 0.9 से इसको कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट एटम का कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस तरीके से वो भी निकल जाएगा। बहुत सिंपल बेटा है। नाउ वी आर कमिंग टू वंडर वॉल रेडियस। क्लियर है बेटा? कोवैलेंट के बाद अब हम वंडर वॉल रेडियस को देखते हैं। अब देखिए, सपोज ये एक एटम है हाइड्रोजन का, तो वंडर वॉल रेडियस बहुत ही बेटा वीक होता है। दूसरा यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का एटम है, इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि विदाउट एनी बॉन्ड, बिना किसी बॉन्ड के अगर किसी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स रखता है उसे हम कहते हैं वंडर वॉल फोर्स। और हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं? वंडर वॉल रेडियस। तो अब इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है जिसके द्वारा हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं वो आएगा रेडियस ऑफ वंडर वॉल दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ H2 एटम मॉलिक्यूल बाय 2। H2 क्या है? दो आपके मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको रेडियस ऑफ वंडर वॉल पता चल जाएगा। तो आई होप ये वंडर वॉल भी आप समझ गए। अब इसके बाद जो है वंडर वॉल बहुत सिंपल सा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ जो वंडर वॉल और इसके पहले जो हमने पढ़ा था कोवैलेंट, तो उन दोनों के बीच कंपैरिजन करें तो हमें जो मिल गया रेडियस ऑफ वंडर वॉल इज आर ऑफ कोवैलेंट। वंडर वॉल का जो रेडियस है वो बेटा क्या है? बड़ा होगा कोवैलेंट के रेडियस से। आप देख भी रहे थे कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी वंडर वॉल के बीच जो दो थे हाइड्रोजन। देखिए मैं फिर से दिखा दे, एक हाइड्रोजन एटम ये था तो दूसरा हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे था, इन दोनों के बीच आप खुद ही देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिस्टेंस थी।
तो रेडियस ऑफ वंडरवॉल क्या है, वो ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ कोवैलेंट से। ये दोनों के बीच में कंपैरिजन एक मिलके। इसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है मेटालिक। अब हम बात करेंगे मेटालिक रेडियस की। अब मेटालिक रेडियस में बेटा देखिए क्या होगा, मेटल्स आपको पता है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। सपोज़ ये किसी में मेटल का बना रहा हूँ, बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होते हैं आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ही पास पास में होते हैं। सपोज़ इस तरीके से ये कोई मेटल है, इलेक्ट्रॉन इसके सबसे टॉप पे कहीं पे रिसाइड कर रहा है। अगर इसका मुझे रेडियस निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन दोनों के बीच का रेडियस निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ मेटालिक रेडियस या डिस्टेंस ऑफ मेटल के बीच का जो रेडियस है mm, दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये आपका होगा आर ऑफ मेटालिक के इक्वल, क्योंकि मेटालिक रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं। रेडियस ऑफ मेटालिक इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द मेटालिक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपका मेटालिक रेडियस निकल आएगा। अब तीनों के बीच अगर कंपैरिजन करें कि मेटालिक रेडियस में कौन बड़ा है, वंडरवॉल में कौन बड़ा है और कोवैलेंट में कौन सबसे ज़्यादा है, तो फिर देखिए जो ट्रेंड आएगा, वंडर वॉल रेडियस जो होगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा। इसके बाद जिसका आएगा वो आएगा मेटालिक, देन इसके बाद कोवैलेंट। क्लियर है, ये ट्रेंड है इन तीनों के बीच, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरिएशन, व्हाट आर द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। वेरिएशन अब पढ़ने जा रहे बेटा एटॉमिक रेडियस का। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका अलोंग अ पीरियड। पीरियड के अलोंग क्या वेरिएशन होता है, सबसे पहला तो किसी हम पीरियड के एलिमेंट्स ले रहे हैं, सपोज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। एटॉमिक नंबर लिख दें तो 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए सब लिख लिया। ये अलॉन्ग अ पीरियड, इस पीरियड में जब चल रहे हैं तो क्या ट्रेंड होगा, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस, उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कहें ये जो 3 है तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होंगे लिथियम में, तो जब 3 इसका एटॉमिक नंबर, जाहिर सी बात है 3 प्रोटॉन्स भी होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्रोटॉन्स। सबका नहीं लिखेंगे, कुछ स्पेसिफिक का ही लिखेंगे क्योंकि सब में सेम ही रहेगा। कार्बन में 6 है, दैट मीन्स इसके पास कितने होंगे, 6 प्रोटॉन्स। फ्लोरीन में 9 आपको दिखा एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग 9 प्रोटॉन्स। क्लियर है, 3 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन एंड 9 प्रोटॉन, इन तीनों के पास है। इनके पास 4 5 7 8 एंड 10 इस तरीके से प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन्स जो हम निकाले हैं इनको हम कहते हैं Z। Z क्या होता है, Z तो डिफाइन करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर हम चार्ज के रिस्पेक्ट में बोलें तो वो कैसा चार्ज शो करता है, वो शो करता है न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के पास भी अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स होता है। तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और वो शो कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज। अब हमें पता क्या चल रहा है बच्चों, हमें जो पता चल रहा है यहाँ से वो पता चल रहा है इनका ट्रेंड। सपोज ये मैंने ट्रेंड बनाया, मैंने नीचे लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हैं, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं इधर तो 3 6 9 बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर का चार्ज भी तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर के पास होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा। इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन जो अब अट्रैक्ट होंगे उस न्यूक्लियस से वो भी तो इंक्रीज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। बस एक चीज़ घट रही है, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डाउनवर्ड जा रहा है, मींस डिक्रीज़ हो रहा है, और यही ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करता है। अगर अलॉन्ग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट हम चल रहे हैं तो जब सबसे मेन चीज़ आपको याद करनी है वो है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। बस इतनी जो बेटा हमने चीज़ें बताई आपको यहाँ पे, सबसे मेन यही है इंपॉर्टेंट, ये 2 चीज़ कि अलॉन्ग अ पीरियड होता है लेफ़्ट टू राइट में चलना। लेफ़्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इसके न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो और तेज़ी से न्यूक्लियस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को और तेज़ अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से जब खिंचाव बढ़ेगा आपके
इस प्रोटॉन ने क्या किया, सभी इलेक्ट्रॉन को और तेज़ से खींचा अपनी तरफ। जितना ही फोर्स लगाएगा तो एटम का रेडियस क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। तो अलॉन्ग अ पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। ओके, चलिए अब सेकंड देखते हैं। अगर हम डाउन अ ग्रुप जाए तो क्या होगा। अलॉन्ग अ पीरियड मैंने देख लिया ट्रेंड, दूसरा है हमारा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब हो गया आपका टॉप से बॉटम पे जाना, ठीक है। उसमें लेफ्ट टू राइट गए थे, अब टॉप टू बॉटम आएंगे। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। ये हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। हाइड्रोजन का हम लिख सकते हैं 1 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। लिथियम का 3 होता है, दैट मीन्स 2 1। सोडियम का क्या होता है, चलिए मैं लिख ले रहा हूँ 1 3 11 एंड 9, बस इतना ही बहुत है। सोडियम का 11 होता है, मतलब 2 8 एंड 1। पोटेशियम का 19 है, दैट मीन्स 2 8 8 एंड 1। क्लियर है। आप देख रहे हैं ट्रेंड क्या हो रहा है, जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं। क्या बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं। जब भी ऐसा होगा, नंबर ऑफ सेल्स आपकी बढ़ेंगी, तो डाउन द, देखिए ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ये हमेशा उल्टा होगा किसके, पीरियड के। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, अलॉन्ग अ पीरियड। एक चीज़ याद रखिए, दो में से कोई भी एक ट्रेंड आप याद कर लीजिए, दूसरा उसका अपोजिट होता है मैक्सिमम। अलॉन्ग अ पीरियड में क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या होगा, ठीक है। अलॉन्ग द पीरियड में क्या कर रहा था, एटॉमिक रेडियस, देखिए पहले हम लेक्चर में डिक्रीज कर रहा था, तो जाहिर सी बात है डाउन द ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे इजी हो जाएगा। एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा, ठीक। अब देखिए ये इंक्रीज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही हैं। जब सेल्स बढ़ रही हैं और सब फर्स्ट ही ग्रुप के हैं, तो जाहिर सी बात इनके बीच उतना ज़्यादा भी रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसीलिए सोडियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा इसके कंसेक्यूटिव वाले से। पोटेशियम एक नई सेल ही आ गई, तो जाहिर सी बात है सोडियम से भी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस इस पोटेशियम का होगा। दैट्स वाई ट्रेंड जो होता है टॉप टू बॉटम में डाउन द ग्रुप में इंक्रीज करता है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे आते हैं जो हमने इतना पढ़ा। सपोज मैंने पीरियड 1 के एलिमेंट्स को ले लिया, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है जब हम अलॉन्ग अ पीरियड चल रहे हैं, बट होता क्या है, क्योंकि हीलियम ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेरिजन टू द हाइड्रोजन, तो हीलियम क्या होगा, हीलियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा एज कम्पेरिजन टू द हाइड्रोजन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोवैलेंट रेडियस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। कोवैलेंट रेडियस की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगर पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। देखा, इतने सारे आपके एलिमेंट्स अब आ गए। अब इनमें अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, बट ये ट्रेंड पूरा लास्ट तक नहीं जाएगा, नियॉन तक नहीं डिक्रीज होगा, केवल फ्लोरीन तक होगा, क्योंकि नियॉन बहुत स्टेबल है, पता है आपको। तो ये स्टेबल है, दैट मीन्स ये ट्रेंड यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। तो इनका अगर हम लिखें तो नियॉन, देखिएगा नियॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दिख रहा है। बाकी सबका तो सेम है, बस नियॉन सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये स्टेबल है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये हर जगह होगा। पीरियड थर्ड की भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपका होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेंड सेम रहेगा, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, बट ये आर्गॉन क्या होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, एंड बाकी सबको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं, दैट्स वाई ऐसा ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अदरवाइज देखिए यहाँ से यहाँ तक हम स्टार्टिंग टू दी एंड से एक पहले तक एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है। और ये मैंने किसकी बात करी है, ये सारा अलॉन्ग अ पीरियड का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी ब्लॉक में अगर हम कुछ एलिमेंट्स ले लें, पहले कुछ एलिमेंट्स के नाम ले लेते हैं।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये पूरा डी ब्लॉक का एलिमेंट का मैंने एक सीरीज़ ले ली है। स्कैंडियम, चलिए इनका हम एटॉमिक नंबर लिख लें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। क्योंकि ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डी के ऑर्बिटल में जाएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3d1, ठीक है, d1 है, सब थर्ड ऑर्बिटल में जाएंगे तो 3d2, d3। अब क्रोमियम एक्सेप्शनल केस होता है, बताया था, यहाँ क्या हो जाएगा d5, मैग्नीशियम का भी d5, ये होगा d6, ये वाला d7, निकल d8, कॉपर भी एक्सेप्शनल केस है तो ये d10 फुल्ली फिल्ड सबसेल ऑर्बिटल बनाता है, फुल फिल्ड ये बनाता है, ये हाफ फिल्ड बनाता है, फुल फिल्ड हाफ फिल्ड। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसलिए देखिए मैंने स्टार बना के यहाँ पे दिखा दी। अब जो ट्रेंड हमने पढ़ा था बच्चों यहाँ पे कि ये पूरा ऐसे जाते समय क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे डी ब्लॉक है, ये भी देखिएगा, यहाँ पे ये नहीं फॉलो होता है। यहाँ पे जो फॉलो होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम जाते तक जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट तक जाते हैं, जब हम क्रोमियम से लेकर कोबाल्ट तक जाते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ट्रेंड को याद रखिएगा, याद करने वाली चीज़ें हैं, एक्सप्लेन भी करेंगे। निकल से लेकर जब जिंक तक हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, ठीक है। अब कैसे हो रहा है इसको देखते हैं, चलिए अब ऑर्बिटल्स का हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। डी ब्लॉक है 5, 1 2 3 4 1 5। देखिए 1 2 या 3 मतलब 1 2 एंड 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इनको और अपने पास खींचने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा उनके ऊपर फोर्स लगेगा। दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस यहाँ डिक्रीज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी था। अब जो कांस्टेंट वाला आ रहा है यहाँ पे देखिए क्या खेल हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही जो आपका है D5 क्रोमियम, मतलब 1 2 3 4 5 फुल्ली फिल्ड हो गया, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इस केस में। अगर ये स्टेबल होगा जाहिर सी बात है कि एटॉमिक रेडियस भी इसका क्या होगा, स्टेबल होगा। दैट्स वाई ये कांस्टेंट बिहेव करता है, ना तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज ना तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज, ये कांस्टेंट होगा। अब इसके बाद जैसे ही 6 नंबर का एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पेयरिंग हो गई, और जैसे ही पेयरिंग हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो एटॉमिक रेडियस अब क्या होगा, ना तो बहुत तेज़ बढ़ेगा ना बहुत तेज़ घटेगा, वो कांस्टेंट तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज तो आपका इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर रहा है। समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एटॉमिक साइज तो आपकी ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इंक्रीज़ कर रही थी, बट एज अ कांस्टेंट बिहेव करने की वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर रही है, तो इसको हम कांस्टेंट की तरह मान लेते हैं। देन एट द लास्ट एटॉमिक रेडियस अब 8 आ रहे हैं, 8 हो गया है। चलिए इसको बना के हम देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 8 बनाने हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 1 2 3 पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लग रहा है, मतलब और ज़्यादा तेज़ रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो अब रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, वेरी मच, इतना ज़्यादा हो गया है कि अब एटम का जो रेडियस है, एटम का जो रेडियस है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हैं। तो एटम का रेडियस जब डिक्रीज़ होगा तो एटम का रेडियस, सॉरी डिक्रीज़ नहीं, रिपल्सन फोर्स बढ़ रहा है ना, तो एटम का रेडियस इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस लास्ट में ट्रेंड में इंक्रीज़ करने लगता है। तो यहाँ तक समझ रहे हैं आप। अगर इसको हम और सिंपल यहाँ पे दिखाएं तो कैसे लिखेंगे, स्कैंडियम टाइटेनियम, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, स्कैंडियम टाइटेनियम, जो इनका ट्रेंड होगा स्कैंडियम टाइटेनियम, फिर क्या है हमारा, सॉरी वैनेडियम है, वैनेडियम, देन वैनेडियम के बाद यहाँ पे हम इक्वल टू लगा के क्रोमियम इक्वल टू मैग्नीशियम इक्वल टू आयरन दैट इज़ इक्वल टू कोबाल्ट, दिख रहा है। यहाँ तक अब सेम कांस्टेंट बिहेव करने लगेगा, कॉपर तक है, कोबाल्ट तक, ठीक है। इसके बाद कोबाल्ट के बाद निकल, फिर कॉपर एंड देन जिंक, इस तरीके से ये ट्रेंड चलेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव